हेलो दोस्तों, आज हम दोबारा एक नई वीडियो के साथ आए हैं। आज हम क्लास 10th चैप्टर नंबर 4 जिस चैप्टर का नाम है कृषि, इस चैप्टर को आज हम पढ़ेंगे। इस चैप्टर में जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है आपके आते रहते हैं, इसीलिए इस चैप्टर को बहुत ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है बच्चों, तो आज की जो वीडियो है उसको हम शुरू करते हैं। बट उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या क्या होगा। तो देखो, पहले तो हमें कृषि के बारे में पढ़ना होगा कि कृषि जो होती है वो कितने प्रकार की होती है। ठीक है, और कृषि है क्या, भारत में कृषि का महत्व क्या है। ठीक है, और इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, इसके बाद हमें पढ़ना है जो कृषि के कितने प्रकार होते हैं। जीवन निर्वाह कृषि क्या होती है, झूम कृषि क्या होती है, गहन कृषि क्या होती है। ठीक है, इसके बाद हम ये भी पढ़ेंगे कि भाई जो हमारे भारत में जो फसलें उगाई जाती हैं वो कितने प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं, फसल का क्या महत्व है हमारे भारत में। ठीक है, हम कितने नंबर पे आते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में हम इस चैप्टर में अच्छे से जानेंगे। ठीक है, तो आज हमारे साथ बने रहिएगा और इस पर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकलते हैं उसको भी हम आपको बताते चलेंगे। तो आज की जो वीडियो है उसको हम शुरू करते हैं। ठीक है, तो पहला जो हमारा टॉपिक है, जो चैप्टर का नाम है कृषि, कृषि से ही शुरू करते हैं। तो भूमि की जुताई कर फसल उत्पन्न करने अथवा पशुपालन कला को कृषि कहते हैं। यानी कि कृषि के अंदर यहाँ पर मुख्य रूप से दो क्रियाओं को सम्मिलित किया गया। पहला फसल को उगाना और दूसरा पशुपालन करने की क्रिया। ये दोनों किसके अंतर्गत आती है, कृषि के अंतर्गत आती है। भारत एक कृषि प्रधान देश है। कृषि प्रधान मतलब भारत में ना एक बहुत बड़ी जनसंख्या क्या करती है, कृषि का काम करती है। कृषि एक प्राथमिक क्रिया है। भारत की लगभग 2/3 जनसंख्या कृषि कार्यों में लगी हुई है। देखो, अगर आप प्राथमिक क्रिया के बारे में नहीं जानते हो तो हमने क्या है, इको का हमने पहला चैप्टर बनाया था। उसके अंदर हमने प्राथमिक क्रिया और द्वितीयक क्रिया, तृतीयक क्रिया, इन सबको जो है डिफाइन कर रखा है। आप जाकर उसको देख सकते हो। ठीक है, तो देखो, इसमें पहली जो चीज़ हमें क्या की, इसने कहा कृषि एक प्राथमिक क्रिया, यानी कि ये ऐसी क्रिया है जो कि क्या है, प्राथमिक क्षेत्र से जुड़ी हुई क्रिया है। और भारत का लगभग 2/3 यानी कि लगभग अगर भारत में 3 लोग हैं ना, मान लो, तो 2 लोग किस में काम कर रहे हैं, 2 लोग कृषि में काम कर रहे हैं और वो क्या है, उस कृषि उनको रोज़गार देती है। अब जो हमारा है कृषि के प्रकार, क्या है, कृषि के प्रकार, कृषि के विभिन्न प्रकार निम्नलिखित हैं। पहला है क्या है बच्चों, वो है प्राथमिक जीवन निर्वाह कृषि। क्या है, प्रारंभिक जीवन निर्वाह कृषि। प्रारंभिक है, ये क्या है, प्रारंभिक जीवन निर्वाह कृषि। प्रारंभिक जीवन निर्वाह कृषि का एक आदिम रूप है। इस प्रकार की कृषि हमारे देश में कुछ भागों में आज भी की जाती है। ये कृषि जंगलों में निवास करने वाले आदिवासी एवं पिछड़ी जाति द्वारा की जाती है। कहने का मतलब समझो, पहली बात तो आप ये समझो कि ये जो है आरंभिक जीवन निर्वाह कृषि, इसमें क्या होता है, आज भी इसमें क्या है, हल का इस्तेमाल करते हैं। और तो और ये लोग क्या करते हैं, गाय भैंस का इस्तेमाल करते हैं ट्रैक्टरों की जगह। ठीक है, पुराने औजारों का इस्तेमाल करते हैं। परिवार को अपने जीवन निर्वाह के लिए क्या करते हैं, मतलब परिवार को भरण पोषण के लिए खेती करते हैं। ठीक है, तो आज भी ये बहुत जो आदिम किस्म, मतलब कि जो बहुत पुराने जो एक सोच के लोग हैं, जैसे कि आदिवासी हो गए और पिछड़ी जाति के लोग, ये लोग आज भी कृषि करते हैं। इस कृषि की विशेषता जो मैंने बताई वही है मुख्य रूप से। पहली क्या है, इस प्रकार की कृषि छोटे टुकड़ों में की जाती है, मतलब छोटे छोटे भागों में क्या कर सकते हो आप, इस प्रकार की कृषि को कर सकते हो। इस प्रकार की कृषि में पुरानी तकनीक एवं आदिम औजारों का प्रयोग किया जाता है। पुरानी तकनीक मतलब गाय भैंस का इस्तेमाल करना, औजार मतलब वही क्या नाम है, हल का इस्तेमाल करना हो गया। ठीक है, इन सब का इस्तेमाल करना। इसके बाद इस प्रकार की कृषि परिवार अथवा समुदाय की श्रम की सहायता से की जाती है। कहने का मतलब ये जो कृषि करते हैं तो इसमें क्या है, परिवार भी क्या करता है, जो खेती बाड़ी में उनकी मदद करवा देता है। इस प्रकार कि कृषि में क्या होता है, कम उत्पादन होता है। क्या होता है, लिमिटेड उत्पादन होता है, बहुत छोटा सा उत्पादन होता है। इतना उत्पादन होता है कि वो अपनी फैमिली को क्या कर सके, भरण पोषण कर सके। ठीक है, इसके बाद अगला देखो, अगला क्या है, इस प्रकार की कृषि के अंतर्गत मुख्य रूप से खाद्यान्न फसलों का उत्पादन किया जाता है। खाद्यान्न फसलें, ऐसी फसलों को खाद्यान्न फसलें कहा जाता है जिसको हम क्या है, भोजन में लेते हैं, भोजन में उसका सेवन करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, खाद्यान्न फसलें कहते हैं। ठीक है, तो अभी जो मैंने आपको समझाया आपको समझ में आ गया होगा कि जो कृषि के प्रकार कितने हैं। जो पहला हमने प्रकार पढ़ा है प्रारंभिक जीवन निर्वाह कृषि, इसके बारे में पता है, छोटे भाग में होता है, इसमें पुराने औजारों का इस्तेमाल किया जाता है। कृषि जो होता है वो परिवार की सहायता से की जाती है, उत्पादन कम होता है। ठीक है, तो ये आपका जो है क्वेश्चन निकल के आता है कि प्रारंभिक जीवन निर्वाह कृषि की विशेषता बताएं। तो आप ये जो है पॉइंट लिखकर आपको अच्छे नंबर मिल सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद अब जो हमारा अगला है वो है कर्तन दहन प्रणाली। क्या है, कर्तन दहन प्रणाली, ये एक प्रकार की स्थानांतरित कृषि। स्थानांतरित मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह बदलते रहना जगह, यानी कि आज इधर कृषि कर रहे हैं तो कल इधर, परसों इधर, तरसों इधर, मतलब कि इस तरीके से है ना। कहने का मतलब 1 साल 2 साल के अंदर ही क्या है, ये जो है अपना खेत खलियान बदलते रहते हैं। ठीक है,
तो इसे क्या कहते हैं, स्थानांतरित कृषि, जिसमें खेती के लिए ज़मीन को साफ करने के लिए प्राकृतिक वनस्पति को काट कर जला दिया जाता है और फिर किसान एक किसी नए भूभाग पर चले जाते हैं, और जब भूखंड अनुपजाऊ हो जाता है तो प्रक्रिया को दोहराई जाती है, इस प्रकार बार बार दोहराई जाती है। देखो कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है ना कि मान लो कि ये एक ज़मीन है, ये एक ज़मीन है, ये एक ज़मीन है, ठीक है। क्या हुआ यहाँ पर जो एक कृषि जो किसान है, क्या है, जो किसान है वो क्या करता है, वो जो है ना पहले ये जो जगह है इसको साफ़ करता है पूरा काट कर, और यहाँ पर क्या है इसको जला देता है। अब जब इसको जलाता है ना तो ये क्या होता है, राख बन जाती है और इससे क्या उपजाऊपन हो जाता है। यहाँ पर वो क्या करता है, खेती करता है, 2 साल खेती करेगा, 2 साल खेती करने के बाद यहाँ पर जो फसल उगाया है, यहाँ पर जो छोटे छोटे पेड़ पौधे हैं उन सबको जला देगा। जलाने के बाद इसको क्या है, इसको जो ये उपजाऊ क्षमता बढ़ाने के लिए क्या करता है, इसको जला देता है, ठीक है। और फिर यहाँ पर आकर दोबारा से क्या करता है, वो अपनी खेती प्रक्रिया शुरू करता है, और जब ये इसकी भी अनुपजाऊ क्षमता जो बढ़ जाती है इस खेत की भी, तो क्या करता है, इसको छोड़कर यहाँ पर चला जाता है, ठीक है। फिर यहाँ से यहाँ पर आ जाता है और फिर बाद में यहीं पे आ जाता है, समझ रहे हो। यानी कि 10 साल के अंदर वो है ना इधर से इधर करता रहता है। इसे हम कहते हैं कर्तन दहन प्रणाली। क्या कहते हैं, कर्तन दहन प्रणाली, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखो, इसके अंदर एक नोट है, उसको देख लेते हैं। देश के विभिन्न भागों में इसे अलग अलग स्थानीय नामों से जाना जाता है। क्या अलग अलग स्थानीय नाम, यानी कि देश के अलग अलग भागों में क्या है, इसके अलग अलग नाम है। क्या है, अलग अलग नाम है। उत्तरी पूर्वी राज्यों में जैसे कि असम हो गया, मिजोरम हो गया, नागालैंड हो गया, इसे क्या कहते हैं, झूम खेती या झूमिंग खेती कहते हैं। क्या कहते हैं, झूम खेती या झूमिंग खेती। क्या कहते हैं, झूम खेती या फिर झूमिंग खेती कहते हैं। इसके बाद मणिपुर में, फाल्गु छत्तीसगढ़ में, बस्तर जिले में एवं अंडमान निकोबार द्वीप समूह में इसे दीपा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, दीपा कहा जाता है। मध्य प्रदेश में बेबर और दहिया कहा जाता है। क्या, बेबर और दहिया। आंध्र प्रदेश में पोड़ और पेंडा। उड़ीसा में मामा डाबी। पश्चिमी घाट है, क्या है, घाट है, ठीक है, धात नहीं है। पश्चिमी घाट में कुमारी। दक्षिण पूर्व राजस्थान में वालरे तथा वॉल्टरे। हिमालय क्षेत्रों में खेती तथा झारखंड में कुरुआ आदि नामों से जाना जाता है। तो यहाँ से बाबू 1 नंबर का क्वेश्चन निकलता है कि ये बताओ कि जो दक्षिण पूर्वी राज्य है वहाँ पर कर्तन दहन प्रणाली कृषि को किस नाम से जाना जाता है। तो किसके नाम से जाना जाता है, झूमिंग या फिर झूम खेती के नाम से, ठीक है। तो आपको है ना याद करना होगा ताकि आप जो है अपने आंसर लिख सको। इसके बाद अगला जो है हमारा वो है गहन निर्वाह कृषि। क्या है, गहन निर्वाह कृषि। गहन निर्वाह कृषि एक प्रकार की गहन कृषि, श्रम ग्रहण कृषि। श्रम गहन मतलब इसके अंदर अत्यधिक मेहनत की आवश्यकता होती है, ठीक है, जिसमें अधिक उत्पादन के लिए अधिक मात्रा में जैव रासायनिक निवेश एवं सिंचाई का उपयोग किया जाता है। इस प्रकार की कृषि उन क्षेत्रों में की जाती है जहां भूमि कैसी होती है, भूमि सीमित होती है और जनसंख्या का घनत्व अधिक होता है। कैसा होता है, अधिक होता है, ठीक है। ये थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है। जनसंख्या का घनत्व अधिक का मतलब जहाँ पर देखो जैसे कि एक छोटा सा एरिया है, क्या है, छोटा सा एरिया है, इस एरिया में है ना जनसंख्या क्या है, कूट कूट के भरे हुए हैं, एकदम जनसंख्या क्या ऐसे ऐसे भरे हुए हैं, ठीक है। और इसी क्षेत्र में क्या है, जो खेती लायक ज़मीन है वो कम है, तो वहाँ पर क्या करते हैं, इस जो गहन निर्वाह कृषि इसका इस्तेमाल करते हैं, वो भी किस लिए करते हैं, ताकि यहाँ पर कम क्षेत्र में क्या कर सके, ज़्यादा फसल को उगा सके, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा इसकी विशेषता जो आपने पढ़ी है वही है। देखो ये क्या होती है, गहन निर्वाह कृषि होती है। ये कृषि प्रति हेक्टर उत्पादन अधिक देती है। कहने का मतलब इसमें क्या होता है, उत्पादन जो होता है, प्रोडक्शन जो होता है वो अत्यधिक होता है। इस कृषि में अत्यधिक पैदावार प्राप्त करने के लिए जैव रासायनिक मतलब इसमें जो है रसायन का इस्तेमाल किया जाता है। और सिंचाई जो प्रणाली होती है इसके अंदर हम क्या बोलते हैं, ये मोटर्स हो गया ना, मोटर्स का इस्तेमाल करते हैं ताकि सिंचाई अच्छे से की जा सके, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ तक आप बने हुए हो तो अब जो है हमारे चैनल को क्या करो, सब्सक्राइब कर दो और जो ये वीडियो को लाइक कर दो ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलती रहे आगे वीडियो बनाने के लिए, ठीक है बच्चों। आगे देखो, आगे है वाणिज्य कृषि। वाणिज्य मतलब होता है बाबू इंडस्ट्रियल, जो हम शब्द का इस्तेमाल करते हैं ना वाणिज्य के लिए इस्तेमाल करते हैं। यानी कि एक ऐसी खेती, एक ऐसा कृषि, एक ऐसा हम जब एग्रीकल्चर करते हैं जो हम इसलिए करते हैं ताकि हम उसको उगाकर बाज़ार में क्या कर सके, बेच सके, क्या कर सके, बेच सके। इसे ही हम क्या कहते हैं, वाणिज्यिक कृषि कहते हैं। क्या कहते हैं, वाणिज्यिक कृषि। वाणिज्यिक कृषि, कृषि का वह रूप जिसमें फसलों को मुख्य रूप से बेचने अथवा व्यापार के उद्देश्य से उगाया जाता है। इस कृषि में निर्यात मतलब होता है बच्चों एक्सपोर्ट। क्या होता है, एक्सपोर्ट, ठीक है।
की दृष्टि से अतिरिक्त उत्पादन किया जाता है। कहने का मतलब इसको हम इसीलिए उगाते हैं ताकि हम क्या कर सकें, ताकि हम उसको विदेशों में या फिर एक राज्य से दूसरे राज्य में बेच सकें और हमारे पास अच्छा पैसा आ सके। ठीक है, इसकी विशेषता क्या है, ये व्यापार के उद्देश्य से उगाई जाती है। ठीक है, इसको बड़े बड़े खेतों में इसको उगाया जाता है, यानी कि ये जो क्या है, बहुत बड़े बड़े खेतों में इस चीज़ को उगाया जाता है। क्यों उगाया जाता है, ताकि जो है इनको अच्छा सा मुनाफा मिल सके। क्या मिल सके, अच्छा सा मुनाफा मिल सके। ठीक है, आगे देखो, इसके बाद इस कृषि में मुख्यतः नकदी फसल आपको मैं समझाता हूँ, नकदी फसल किसे कहते हैं। नकदी फसल उसे कहते हैं जिसको हम उगाकर क्या लेते हैं, पैसे मिलते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, नकदी फसल कहते हैं। ठीक है, इसके बाद आगे देखो, आगे जो है हमारा रोपण कृषि। क्या होता है, रोपण कृषि। रोपण कृषि भी क्या होता है, एक वाणिज्य प्रकार की कृषि होती है, मगर ये क्या है, ये एक बहुत बड़े क्षेत्र में उगाया जाता है। जैसे कि वो भी एक बहुत बड़े क्षेत्र में उगाया जाता है, ये भी एक बहुत बड़े क्षेत्र में उगाया जाता है। बट इसकी खासियत क्या है कि इसमें ना एक ही प्रकार का पौधा, क्या एक ही प्रकार का पौधा, एक ही प्रकार का पेड़, एक ही प्रकार का जो भी चीज़, वो एक इतने बड़े भूभाग में लगाया जाएगा। मान लो इधर चाय की लगाया जाएगा, तो पूरा इस एरिया में है ना, पूरा इस एरिया में क्या लगाया जाएगा, सिर्फ चाय लगाया जाएगा। अगर कुछ और लगाया जाएगा तो पूरा इस एरिया ही में क्या कुछ और लगाया जाएगा। ठीक है, इसीलिए हम क्या कहते हैं, इसको रोपण कृषि कहते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं, मैं इसको पढ़ के समझाता हूँ। रोपण कृषि एक प्रकार की वाणिज्यिक खेती है जिसमें लंबे चौड़े क्षेत्र में एकल फसल, एकल मतलब एक लौता फसल बोया जाता है। क्या बोया जाता है, एक लौता फसल बोया जाता है। इसके अंदर चाय आ गया, कॉफ़ी आ गया, गन्ना आ गया, केला आ गया, रबड़ हो गया। ठीक है, इसके अंदर एक कपास भी आ जाता है। ठीक है, फिर अगर आप देखो तो एक जूट होता है, जूट भी आ जाता है। ये सारी चीज़ जो है रोपण कृषि के अंतर्गत आती है। ठीक है, आगे देखो, आगे है इसकी विशेषता जो ऊपर पढ़ी है ना, बस उसी को ही आपको थोड़ा डिफाइन कर देना है, ये इसकी विशेषता बन जाती है। ठीक है, देखो इसकी विशेषता आप देखते हैं, ये कृषि एक ही फसल बड़ी मात्रा में उगाई जाती है। कैसी मात्रा में उगाई जाती है, बड़ी मात्रा में उगाई जाती है। ये पूंजी निवेश मतलब होता है बच्चे, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में निवेश कहते हैं। निवेश अधिक होता है। क्या कहते हैं, पूंजी निवेश मतलब निवेश, आप समझ लो, निवेश यानी कि इन्वेस्टमेंट क्या होता है, इसमें अधिक होता है। क्योंकि आपको इतने बड़े क्षेत्र में जब आपको एक फसल उगानी है, तो आप तो इकलौता देखोगे नहीं इसको, आप देखने के लिए क्या रखोगे, किसी बंदे को हायर करोगे। मान लो कि आपने 5-6 बंदों को हायर किया, तो आप उसको क्या देना पड़ेगा, आपको देना पड़ेगा पैसे। ठीक है, इसके बाद आप इसमें जो सिंचाई के लिए हो गया, इसके बाद आप जो आपका ये बीज हो गया, इन सब का हो गया, फर्टिलाइज़र हो गया, इन सब का पैसा क्या होता है, बहुत बड़ी मात्रा में लगता है। और इसीलिए ये जो फसल उगाते हैं ना, ये अधिकांश इंडस्ट्रियल जो लोग होते हैं वही इस फसल को उगा पाते हैं, और गरीब इंसान तो इस फसल को बहुत कम ही उगाता है। ठीक है, इस कृषि में आधुनिक विज्ञान एवं तकनीक का प्रयोग किया जाता है। तकनीक मतलब इसमें क्या होता है, इसमें मशीनरीज़ का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, ट्रैक्टर्स का इस्तेमाल किया जाता है, ताकि और जो फसल की गुणवत्ता अच्छी हो उसको, और जो केमिकल्स का इस्तेमाल किया जाता है, सब चीज़ का इस्तेमाल किया जाता है। इस कृषि में अत्यधिक मात्रा में श्रमिकों की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, इसके बाद असम और उत्तरी बंगाल में चाय, कर्नाटक में कॉफ़ी वहाँ की मुख्य रोपण फसलें हैं। तो ये पूछा जाता है 1 नंबर में। ठीक है, इस चीज़ को आप अंडरलाइन कर लो, ये जो है 1 नंबर में पूछा जाता है कि भाई असम में कौन सी फसल जो है महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो वो कौन सी है, वो आपकी चाय है, जो उगाया जाता है रोपण कृषि में। ठीक है, और अगर ये पूछा जाए कि जो बंगाल है, जो बंगाल है वो किस लिए फेमस है, तो जो अगर देखोगे किसकी फसल में फेमस है, तो वो क्या है, चावल की फसल में। ठीक है, असम किसके लिए, कॉफ़ी में ही आ जाएगा। ठीक है, असम आ जाएगा किस में, चाय में, और ये जो आपका कर्नाटक ये किस में आएगा, कॉफ़ी में। ठीक है, आगे देखो, आगे है शल्य प्रारूप। विभिन्न ऋतुओं में विभिन्न कृषि फसलों उगाना शल्य प्रारूप कहलाता है। ठीक है, क्या समझ में आ गया, शल्य प्रारूप क्या है। शल्य प्रारूप का मतलब क्या है, शल्य प्रारूप का मतलब है कि अलग अलग मौसमों में अलग अलग प्रकार के फसल उगाना ही क्या कहलाता है, शल्य प्रारूप कहलाता है। ठीक है, शल्य प्रारूप के बारे में आप समझ गए होंगे कि अलग अलग मौसम में अलग अलग प्रकार के फसल उगाना ही शल्य प्रारूप कहलाता है। भारत में 3 शल्य ऋतुएं हैं, कौन कौन सी, वो है रबी, फिर खरीफ और जायद। रबी, खरीफ, जायद, याद कर लो, रबी, खरीफ, जायद। क्वेश्चन आता है रबी, खरीफ, जायद से। ठीक है, तो 1 नंबर का क्वेश्चन आपका यहाँ से भी निकलता है, ये आपको हमेशा याद कर लेना। ठीक है, इसके बाद रबी, खरीफ, जायद। ठीक है, अब देखो रबी फसल कौन सी होती है, क्या रबी फसल
कौन सी होती है? ऐसी फसल, क्या? ऐसी फसल जिसमें अक्टूबर से सितंबर माह तक बोया जाता है और अप्रैल से जून में काट लिया जाता है, रबी फसल कहलाती है। जैसे कि गेहूँ हो गया और जौ हो गया, गेहूँ हो गया और जौ हो गया। यानी कि ये वो फसलें हैं, क्या? ये वो फसलें हैं जो ठंडियों के मौसम में क्या की जाती है बाबू? उगाई जाती है। रबी फसल कब उगाई जाती है? ठंडियों में उगाई जाती है। और लगभग गर्मी के आते-आते क्या कर लिया जाता है? इसको ख़त्म कर दिया जाता है, इसको काट लिया जाता है। इसका उदाहरण क्या है? गेहूँ और जौ। गेहूँ और जौ इसका एक अच्छा उदाहरण है। भारत में 2 प्रमुख फसलें गेहूँ और चावल, ठीक है? इसके बाद ये जो 1 नंबर का क्वेश्चन आता है, जो भारत में प्रमुख फसलें कौन-कौन सी है? मुख्य रूप से जो पूरे भारत में उगाया जाता है वो है गेहूँ और चावल। कौन है? गेहूँ और चावल, ठीक है? इसके बाद आ जाओ आप, खरीफ फसल। क्या? खरीफ फसल। खरीफ से ये देखो इसके याद कर लो, खरीफ मतलब क्या याद कर लो? ये बारिश के समय में उगाया जाएगा। कब उगाया जाएगा? बारिश के समय में उगाया जाएगा। ऐसी फसलें जो मानसून के आगमन पर बोई जाती है, सितंबर से अक्टूबर में काट ली जाती है, खरीफ फसलें कहलाती है। जैसे ज्वार बाजरा। क्या? ज्वार बाजरा। ज्वार बाजरा याद कर लो, ज्वार बाजरा, ज्वार बाजरा। इसके अंदर चावल भी आ जाएगा। क्या आ जाएगा? चावल। लिखना है तो लिख लेना आप, इसमें चावल भी लिख लेना। क्या लिख लेना? चावल, ठीक है? तो क्या ये खरीफ फसल कहलाती है? ये कब उगाई जाती है? बारिश के सीज़न में उगाई जाती है। कब उगाई जाती है? बारिश के सीज़न में। इसके बाद असम, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में धान की खेती, धान की तीन फसलें, फिर ये आपका नाम याद करना, एक है औस, अमन और औरो, बोए जाते हैं। क्या किए जाते हैं? बोए जाते हैं, ठीक है? तो ये हमेशा आपको याद रखना है, ये 3 चीज़ बार-बार पूछा जाता है आपका। अमन, ये पहला क्या है? पहला है औस, फिर अमन और जो बोरो। क्या है? औस, अमन, बोरो। ये हमेशा याद रखना, ठीक है? ये क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके बाद ज़ैद फसलें, रबी और खरीफ, जो मतलब कि जो 2 ये रबी और खरीफ के मध्य में जो बीच का समय है ना, गर्मियों का समय, तो इसमें क्या है? ये फसलें उगाई जाती है। क्या है? इसमें ये फसलें उगाई जाती है। इसके अंदर क्या आ जाता है? आपका तरबूज आ जाता है, इसके बाद खरबूज आ जाता है, इसके बाद ककड़ी आ जाता है, ककड़ी आपने खाई होगी, ठीक है? और इसके बाद खीरा आ जाता है। ये सारी जो चीज़ है ना जिसके अंदर आप पानी वाली आप फसल खाते हो, कौन-कौन सा? तरबूज हो गया, ककड़ी हो गया, खीरा हो गया, ठीक है? इसके बाद खरबूज हो गया। ये सारे क्या हैं? इसी में ही बोए जाते हैं, ठीक है? और जूट को सुनहरा रेशा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जूट को सुनहरा रेशा कहा जाता है। ये 1 नंबर का क्वेश्चन आता है। तो आप 1 नंबर का जो क्वेश्चन है ना, उसको आप हमें ये हाईलाइट पे ही मैं कर दे रहा हूँ, इसको आप थोड़ा ध्यान से उतार लेना, क्योंकि ये जो आपके क्वेश्चन में आता है, ठीक है? अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो बच्चों, ठीक है? ताकि हमारी जितनी आने वाली वीडियो है आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। अब आगे बढ़ते हैं। आगे जो हमारा है वो है मुख्य फसलें, यानी कि भारत में ऐसे कौन कौन सी फसलें हैं जो मुख्य रूप से उगाई जाती है। भारत में उगाई जाने वाली मुख्य फसलें चावल, गेहूँ और मोटे, ये मोटे नहीं है, मोटे होगा। क्या है? मोटे, मोटे अनाज है। क्या है? मोटे अनाज, मोटे अनाज दाल, चाय, कॉफ़ी, तिलहन, कपास और जूट इत्यादि है। क्या है? जूट और इत्यादि है। अब चावल की पहले बात करते हैं। किसकी? चावल की बात करते हैं, ठीक है? चावल आपको पसंद है तो आप ये जो है कमेंट में यस करके बताना, ठीक है? अगर आपको चावल पसंद नहीं है तो आप नो करके बताना, ठीक है? तो अब हम शुरू करते हैं ये जो चावल के बारे में। ये खरीफ के बारे में मैंने आपको ऊपर बताया था। क्या बताया था? अगर आपको पता है तो आप थोड़ा वीडियो रोके और मुझे बताओ खरीफ के बारे में मैंने आपको क्या बताया था। खरीफ के बारे में मैंने आपको बताया था कि ये क्या है? बारिश के समय में उगाई जाती है। और चावल का मैंने आपको उदाहरण दिया था, ठीक है? जिसे उगाने के लिए उच्च तापमान यानी कि 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर, 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर और अधिक आर्द्रता मतलब होता है अगर हवा में अगर जब पानी की मात्रा, बूंद जो होती है छोटी-छोटी, वो अत्यधिक होती है तो उसे हम कहते हैं अधिक आर्द्रता। 100 सेमी यानी कि सेंटीमीटर से अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है। कम वर्षा वाले क्षेत्रों में इसे सिंचाई करके उगाया जाता है। कहने का मतलब जो कम वर्षा वाले क्षेत्र है, इसको उगाने के लिए क्या है? हमें अत्यधिक पानी की आवश्यकता होती है। क्या होती है? पानी की आवश्यकता होती है। अगर आपके पास पानी नहीं है तो उसको उगाने के लिए आप क्या है? नलकूपों का इस्तेमाल अत्यधिक कर सकते हो। उत्पादक क्षेत्र मतलब ये कहाँ-कहाँ मुख्य रूप से उगाया जाता है? तो चावल उत्तर और उत्तरी पूर्वीय मैदान, तटीय मैदान, डेल्टा प्रदेश में उगाया जाता है। नहरों और जाल और नलकूप के सघनता मतलब अत्यधिक होने के कारण पंजाब और हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कुछ कम वर्षा वाले क्षेत्रों में चावल उगाया जाता है, ठीक है? कहने का मतलब ये जो है यहाँ से नलकूप और जल की सघनता यानी कि अत्यधिक होने के कारण पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश और राजस्थान वाले एरिया में भी हम जो है चावल उगा सकते हैं, ठीक है? क्योंकि वहाँ पर जो नलकूप की संख्या अत्यधिक है। इसके बाद आगे देखो, आगे क्या है? आगे है गेहूँ के बारे में। किसके बारे में? गेहूँ।
किसके बारे में? गेहूं के बारे में। ठीक है, गेहूं के बारे में हम पढ़ते हैं। गेहूं की खेती के लिए 10 से 15 डिग्री सेल्सियस का तापमान उपयुक्त है। कहते हैं 10 से 15 डिग्री सेल्सियस का तापमान उपयुक्त है। इसकी खेती के लिए समान काम से विपरीत 15 से 20 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है। इसकी खेती के लिए हल्की हल्की दोमट मिट्टी, चिकनी मिट्टी उपयुक्त रहती है। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। ये इसीलिए क्या कहते हैं ना, 15 से लेकर 10, 15, 20 के आसपास इसको क्या है, गर्मी की आवश्यकता पड़ती है, सेल्सियस की आवश्यकता पड़ती है। जो चिकनी मिट्टी या दोमट मिट्टी में ये क्या होती है, जो है अत्यधिक अच्छी फसल उग जाती है। ठीक है, इसके बाद उत्पादक क्षेत्र क्या है इसका? उत्तर पश्चिम में गंगा सतलुज का मैदान है, दक्कन का काली मिट्टी का प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, ठीक है, मध्य प्रदेश, बिहार और राजस्थान का कुछ भाग भी इसमें शामिल होता है। अब मोटे अनाज क्या है? मोटे अनाज, ये क्या है? मोटे अनाज। ठीक है, ज्वार, बाजरा और रागी भारत में उगाए जाने वाले मुख्य मोटे अनाज है। यद्यपि मोटे अनाज कहा जाता है, परंतु इसमें पोषक तत्व की मात्रा, क्या बाबू? पोषक तत्व की मात्रा, ये समझो, ये है ना, ये बहुत सस्ता मिल जाता है मोटा अनाज। क्या है? बहुत सस्ता मिलता है मोटा अनाज। ठीक है, बट मोटा अनाज सस्ता मिलता है इसलिए हमारे देश में बहुत सारे लोग खाते नहीं हैं। ठीक है, मगर इसमें क्या होता है, वो पोषक तत्व की अत्यधिक मात्रा होती है। क्या होता है? पोषक तत्व की अत्यधिक मात्रा होती है, इसीलिए हमें मोटे अनाज खाने चाहिए। इसके अंदर क्या है? ज्वार, बाजरा और रागी। ठीक है, इसके उत्पादक क्षेत्र क्या है? महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटक हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया और मध्य प्रदेश। यहाँ पर ये अत्यधिक मात्रा में उगाई जाती है। ठीक है, बाजरा का सबसे बड़ा उत्पादक जो जगह है वो कौन सा है? राजस्थान। क्या है? राजस्थान। 1 नंबर का क्वेश्चन आता है यहाँ से, आप जो है इसको अंडरलाइन कर लेना। ठीक है, समझ में आ गया। इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम। बाजरा क्या है? अब किसके बारे में पढ़ते हैं? बाजरा के बारे में। ये बलुआ एवं उथली काली मिट्टी में उगाया जाता है। इसका जो उत्पादक क्षेत्र क्या है? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, हरियाणा। ठीक है, यहाँ पर ये मुख्य रूप से उगाया जाता है। क्या कहा जाता है? मुख्य रूप से उगाया जाता है। यहाँ पर ये जो है मुख्य रूप से उगाया जाता है। ठीक है, अब आते हैं रागी के बारे में। क्या? ये एक शुष्क प्रदेश, शुष्क मतलब क्या होता है बताओ? शुष्क मतलब होता है ठंडे क्षेत्र में। किसमें? ठंडे क्षेत्र में। और ये लाल, काली, बलुआ, दोमट और उथली काली मिट्टी पर अच्छी तरह उगाई जाती है। ठीक है, अच्छी तरह उगाई जाती है। इसके उत्पादक क्षेत्रों की बात करता हूँ। उत्पादक क्षेत्र क्या है इसके देख लेते हैं। वो है कर्नाटक, फिर हिमाचल प्रदेश, फिर इसके बाद उत्तराखंड, सिक्किम हो गया, झारखंड हो गया और अरुणाचल प्रदेश। ये क्या है? इसके उत्पादक क्षेत्र है। मक्का, मक्का के बारे में आप जानते ही होंगे, मक्का आपने खाया भी होगा। ठीक है, ये खरीफ की फसल है। किसकी फसल है? खरीफ की। खरीफ की फसल मैंने आपको बताया था। खरीफ कौन सा पौधे होते हैं? वो पौधे, क्या? वो पौधे जो किसके मौसम में उगाया जाए? बारिश के मौसम में उगाया जाए। ठीक है, किसके मौसम में? बारिश के मौसम में, यानी कि मानसून में उगाया जाए। ठीक है, इसका प्रयोग खाद्य एवं चारा, यानी कि खाद्य मतलब हम खाने के लिए, और चारा मतलब गाय, भैंस, बकरी को देने के लिए, दोनों रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसे उगाने के लिए 21 से 27 डिग्री सेल्सियस का तापमान, पुरानी जलोढ़ मृदा। पुरानी जलोढ़ मृदा के बारे में आप नहीं जानते। देखो, एक मैंने आपको बताया था बांगर और एक बताया था खादर। याद करो, बताया था। एक बताया था बांगर और एक बताया था खादर के बारे में। ठीक है, खादर के बारे में। खादर नई जलोढ़ मृदा और बांगर पुराने जलोढ़ मृदा। तो इसके लिए मुख्य रूप से हमें क्या चाहिए? बांगर मृदा चाहिए। ठीक है, इसके उत्पादन क्षेत्रों की अगर हम बात करते हैं, वो क्या है? वो भी आप देख लो। वो है आपका कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, बिहार, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश के क्षेत्र इसमें शामिल होते हैं। दालें, भारत विश्व का सबसे बड़ा दाल उत्पादक देश एवं उपभोक्ता है। कहने का मतलब समझो बच्चों, कहने का मतलब भारत है ना, सबसे ज़्यादा दाल उत्पादन करता है, प्रोडक्शन करता है, सबसे ज़्यादा दाल को क्या करता है? पैदा करता है। और सबसे ज़्यादा दाल खाता भी भारत के ही लोग हैं। ठीक है, आप बिहार में चले जाओ, बिहार में तो दाल भात चलता ही चलता है। हर जगह आप देखो, हर जगह दाल तो चलता ही चलता है। ठीक है, तो भारत जितना दाल उगाता है उतना ही दाल क्या कर लेता है? खा लेता है। इसके बाद एक है तुअर। तुअर को हम अरहर कहते हैं। अरहर की दाल आपने खाई होगी। ठीक है, थोड़ी अच्छी भी लगती है और अजीब सी भी लगती है। इसके बाद उड़द हो गया, मूंग हो गया, मसूर हो गया, चना हो गया आदि भारत के प्रमुख दलहनी फसलें हैं। दालें कम नमी में पैदा की जा सकती है। कम नमी का मतलब अगर हमारी वायु के अंदर, हमारी हवा के अंदर पानी की मात्रा, आर्द्रता की मात्रा कम है, तो भी दालों को हम क्या कर सकते हैं? उत्पादन कर सकते हैं। फलीदार फसल होने के कारण अरहर के अलावा अन्य सभी दालों में वायु से नाइट्रोजन लेकर भूमि की उर्वरकता को बनाए रखते हैं। कहने का मतलब समझो बाबू, ये जो है यहाँ से एक मेन पॉइंट है, इसको आप सर्कल कर लेना। मैं आपको बता दूँ, ये जो है, ठीक है, इस चीज़ को आप सर्कल कर लेना। इसमें आपको कहा क्या गया है? सिर्फ एक ही ऐसी फसल है। कौन सी? अरहर वाली एक ऐसी फसल है जिसको जो है
जो उर्वरकता किससे लेती है, मिट्टी से लेती है। इसके अलावा जितनी दलहनी फसल हैं वो किससे लेती है, वो हवा से ही नाइट्रोजन ग्रहण कर लेती है। और हवा से नाइट्रोजन ग्रहण करने का फ़ायदा ये होता है कि जो मिट्टी की उर्वरकता होती है वो क्या होती है, बनी रहती है, वो बर्बाद नहीं होती है। अगर आप दूसरा फसल उगाते हो तो उसमें उसका आप लाभ ले सकते हो। ठीक है। उत्पादक क्षेत्र की अगर हम इसकी में बात करें तो क्या है, मध्य प्रदेश हो गया और उत्तर प्रदेश हो गया, राजस्थान हो गया, इसके बाद महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटक हो गया, ये सब इसके अंदर शामिल है। दाल एक प्रकार की कलीदार फसल है। कलीदार मतलब इसके अंदर क्या, कली टाइप की निकली होती है। ठीक है। इसके बाद अब आ जाओ अगले टॉपिक पर, वो क्या है, खाद्यान्न के अलावा अन्य फसलें। खाद्यान्न के अलावा अन्य फसलें यानी कि हम खाने वाले अलावा और भी इंडस्ट्रियल इस्तेमाल के लिए, फिर किसी अन्य चीज़ के लिए हम कौन कौन सी फसल उगाते हैं। तो देखो पहला है गन्ना। क्या है, पहला गन्ना। उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु में गन्ने की फसल अच्छी होती है। इसके अलावा गर्म एवं आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। इस खेती के लिए 20 से 27 डिग्री के बीच की तापमान की आवश्यकता होती है। गन्ने की खेती के लिए पर्याप्त वर्षा चाहिए। पर्याप्त वर्षा मतलब अच्छी बारिश होनी चाहिए। इसके लिए लगभग 75 सेंटीमीटर से लेकर 100 सेंटीमीटर तक वर्षा की ज़रूरत होती है। उत्पादक क्षेत्र इसका क्या क्या है, इसका देख लो। इसका है पहला उत्तर प्रदेश, इसके बाद है महाराष्ट्र, इसके बाद है कर्नाटक, तमिलनाडु और क्या है, और है मध्य प्रदेश। सबसे ज़्यादा उत्पादन गन्ने का कहाँ होता है, सबसे ज़्यादा गन्ने का उत्पादन होता है उत्तर प्रदेश में। कहाँ होता है बच्चों, उत्तर प्रदेश में होता है। गन्ने का उपयोग किस लिए करते हैं, चीनी बनाने के लिए, गुड़ बनाने के लिए, इसके बाद खांड सारी बनाने के लिए, शीरा मतलब समझते हो, शीरा मैं आपको बताऊँ, जो आप वो चाशनी देखते हो, चाशनी जैसे कि ये जलेबी बनती है, तो जलेबी में जो चाशनी होता है ना, तो उसके लिए भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं बनाने के लिए। ठीक है ना। ब्राज़ील क्या है, ब्राज़ील भारत के बाद गन्ने का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। क्या है, ब्राज़ील भारत के बाद गन्ने का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। ठीक है। तो ये आप देख रहे हो चैनल का हमारा आ गया, ये आप चैनल सब्सक्राइब कर लो अगर अब तक नहीं किया हो तो। ठीक है। और जो है, जो हमारी पिछली वीडियोज़ जो इससे पहले की है, अगर आपने नहीं देखी हो तो आप जाकर देख सकते हो। ठीक है। आगे देखो बच्चों, तिलहन देखो 2017 में भारत विश्व में चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा तिलहन उत्पादन देश था। देश की कुल बोए गए क्षेत्र में 12%, देखो कितना बड़ा एरिया, 12% भाग पर कई तिलहन की फसलें उगाई जाती हैं। मूंगफली, सरसों, नारियल, तिल, सोयाबीन, अरंडी, फिर इसके बाद बिनौला, अलसी और सूरजमुखी आदि। देख, कहने का मतलब ये सारी ऐसी फसलें हैं ना जिसको क्या है, जिससे हम तेल निकालते हैं। क्या निकालते हैं, तेल निकालते हैं। ठीक है। तो इसीलिए इसको हम तिलहनी फसलें कहते हैं। तिलहनी फसलों के उत्पादन में भारत विश्व में प्रथम स्थान पर है। किस स्थान पर है, प्रथम स्थान पर है। अगर 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो आपसे ये जाना नहीं चाहिए। ठीक है। 1 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से बहुत उठ के आता है। मूंगफली की अगर हम बात करें, किसके बारे में बात करें, मूंगफली। ये खरीफ फसल है। कैसी फसल है, ये खरीफ फसल है तथा देश के मुख्यतः तिलहन फसल का आधा भाग क्या होता है, इससे मूंगफली आधा भाग हम उगाते हैं। इस फसल से पर्याप्त होती है। गुजरात मूंगफली का प्रथम स्थान पर उत्पादक है। यानी कि कहने का मतलब गुजरात में सबसे ज़्यादा क्या उगाई जाती है, मूंगफली उगाई जाती है। क्या उगाई जाती है, मूंगफली उगाई जाती है। 1 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से भी आ सकता है। इसमें 1 नंबर का क्वेश्चन बहुत आते हैं। ठीक है। इसीलिए इसको आपको याद ही करना पड़ेगा। उत्पादक क्षेत्र गुजरात हो गया, राजस्थान और आंध्र प्रदेश। सबसे ज़्यादा गुजरात में उगाए जाते हैं, इसके बाद राजस्थान में, इसके बाद आंध्र प्रदेश में। इसके बाद आ जाओ चाय। चाय के बारे में, चाय हम बहुत पीते हैं, दिन रात चाय पीते हैं। चाय के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। ठीक है। चाय की खेती, रोपण कृषि के बारे में मैंने आपको बताया था, जब एक बहुत बड़े क्षेत्र में, क्या बहुत बड़े क्षेत्र में एक ही प्रकार का फसल उगाया दिया जाता है, हर जगह एक ही प्रकार का फसल, तो इसे हम क्या कहते हैं, रोपण कृषि कहते हैं। क्या कहते हैं, रोपण कृषि कहते हैं। ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कृषि का एक उदाहरण है, ये एक महत्वपूर्ण पेय पदार्थ है। पेय मतलब पीने लायक पदार्थ है। चाय का पौधा उष्ण एवं उपोष्ण कटिबंधन, यानी कि अगर गर्म क्षेत्र और जो नॉर्मल गर्म क्षेत्र है वहाँ दोनों जगह क्या है, इसको उगाया जा सकता है। ठीक है। और ये कहाँ, ढलवे क्षेत्र, ढलवा मतलब ढलान वाले क्षेत्र में भली भांति उगाया जाता है। चाय की झाड़ियों को उगाने के लिए वर्ष भर उष्ण कम और पाला रहित मैं आपको समझाता हूँ। देखो बाबू, पाला क्या होता है पता है, जब कहीं पे जो पहाड़ी क्षेत्र हो गया, वहाँ पर जब बर्फ़ पड़ता है ना, तो बर्फ़ जो वो क्या होता है, पेड़ों को ढक लेता है, उसे हम क्या कहते हैं, पाला कहते हैं। ठीक है। यानी कि बर्फ़ नहीं पड़ना चाहिए, जलवायु की आवश्यकता होती है। समझ में आ गया होगा। इसके बाद उत्पादक क्षेत्र, ये कहाँ पर है, असम में उगाया जाता है। सबसे ज़्यादा चाय कहाँ उगाई जाती है, असम में। सबसे ज़्यादा चाय कहाँ उगाई जाती है,
असम में। 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा, आप निकाल लोगे, ठीक है। इसके बाद अगला देखो, अगला क्या है, अगला है पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में हो गया, फिर तमिलनाडु, केरल, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मेघालय, आंध्र प्रदेश, त्रिपुरा, इन सब जगह पर चाय उगाई जाती है, इन सब जगह पर चाय उगाई जाती है, ठीक है। इसके बाद भारत विश्व में चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा चाय उत्पादक देश है। इसके बाद कॉफ़ी की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, कॉफ़ी की बात। हमारे देश में क्या, हमारे देश में अरेबियन किस्म की कॉफ़ी पैदा की जाती है। किस किस्म की, अरेबियन किस्म की कॉफ़ी पैदा की जाती है, जो भारत में यमन से लाई गई। इसकी कृषि की शुरुआत बाबा बूदन पहाड़ी पे हुई। कहा, बाबा बूदन पहाड़ी पर हुई, बाबा बूदन पहाड़ी पर हुई। किस पहाड़ी पर हुई, बाबा बूदन पहाड़ी पर। उत्पादक क्षेत्र, तो अगर आपको पता ही होगा नीलगिरी, क्या बाबू, नीलगिरी के बारे में आपने सुना ही होगा। नीलगिरी पहाड़ी के आसपास कर्नाटक, केरल एवं तमिलनाडु में इस चीज़ को उगाया जाता है। इसके बाद बागानी फसलें, बागानी फसलें क्या होती है, देखो जब एक बहुत बड़े भाग में, क्या बाबू, एक बहुत बड़े भाग में एक प्रकार की सब्जी हो गई या फिर एक प्रकार का फूल उगा दिया जाता है, तो उसे हम बागानी फसल कहते हैं। सब्जी, फल या फूलों को गहन कृषि बागानी फसल कहलाती है। क्या कहलाती है, बागानी फसल कहलाती है। भारत में मटर हो गया, फिर फूल गोभी हो गया, प्याज हो गया, इसके बाद बंद गोभी हो गया, टमाटर हो गया, बैगन और आलू उत्पादन के प्रमुख आलू उत्पादन में प्रमुख स्थान है। कहने का मतलब बागानी कृषि में मुख्य रूप से सबसे ज़्यादा क्या उगाए जाते हैं, सबसे ज़्यादा उगाया जाता है आपका क्या, आपका मटर हो गया, इसके बाद मूंगफली हो गया, प्याज हो गया, फिर इसके बाद क्या आपका बंद गोभी हो गया, टमाटर हो गया, बैगन हो गया और आलू हो गया। इन सब को क्या है, उगाया जाता है, इन सब को उगाया जाता है। विश्व में सबसे अधिक फसल का उत्पादन भारत में होता है। क्या, विश्व में सबसे अधिक फल और सब्जी का उत्पादन, किसका, फल और सब्जी का उत्पादन। ये हमेशा याद रखना, विश्व में सबसे ज़्यादा फल और सब्जी कहाँ पर उगाए जाते हैं, फल और सब्जी भारत में उगाए जाते हैं। इकलौता हमारा ही देश है जहाँ पर विश्व में सबसे अधिक फसल और सब्जी उगाए जाते हैं, फसल और सब्जी उगाए जाते हैं। तो बच्चों आगे देखो, आगे जो हमारा है वो है अखाद्य फसलें। क्या है, अखाद्य फसलें। कौन से है, अखाद्य फसलें। इसके अंदर आता है रबड़। अखाद्य फसलें मतलब वो फसल जिसको खाया नहीं जाता। क्या, वो फसल जिसको खाया नहीं जाता। पहला आता है रबड़। रबड़ की खेती भूमध्य रेखा, उष्ण तथा उपोष्ण जलवायु वाले प्रदेशों में की जाती है। इस कृषि के लिए गर्म एवं आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। इसके लिए 25 सेंटीमीटर से अधिक तापमान की आवश्यकता होती है। इस कृषि में 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है। ठीक है, समझ में आया। यानी कि रबड़ की फसल क्या है, ये तो पहली बात तो भूमध्य रेखा के आसपास ही बहुत अच्छा होगा। एक तो जो एक गर्म जो एरिया है वहाँ पर, और जो एक थोड़ा नॉर्मल एरिया है वहाँ पर ये क्या है, अत्यधिक अच्छा फसल होगा। इसके लिए क्या आपको 25 डिग्री सेल्सियस चाहिए और 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा की ज़रूरत पड़ती है। इसके बाद इसका उत्पादक क्षेत्र की अगर हम बात करें, वो क्या है, वो है केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, मेघालय में जो गिरी पर्वत है वहाँ पर, गारी पर्वत है वहाँ पर इसका उत्पादन होता है। इसके बाद अगला है हमारा रेशेदार फसल। कपास, जूट, सन और प्राकृतिक रेशम भारत में उगाई जाने वाली 4 प्रमुख रेशेदार फसल है। रेशम उत्पादन के लिए रेशम का कीड़ा, कि क्या बाबू, रेशम का कीड़ा, इसको क्या है, शहतूत का पत्ता खिलाया जाता है। क्या खिलाया जाता है, शहतूत का पत्ता खिलाया जाता है। अगर आपने कभी देखा हो तो वो कुछ इस टाइप का होता है, ये कीड़ा ऐसे ऐसे इस टाइप का होता है थोड़ा। ठीक है, मैं इसका मुंह बना देता हूँ, कोई दूसरे रंग का बनाता हूँ। ठीक है, ये कुछ इस टाइप का होता है। और ये क्या है, ये जो है शहतूत का पत्ता खाता है। आपने देखा होगा अगर आप गाँव में रहते हो। और इसमें क्या है, एक टोकरे में रख देते हैं इसको, बहुत सारे कीड़ों को एक जगह, और पानी में उबाल कर इसको मारते हैं, और इसके बाद इसका जो रेशम है उसको हम अलग करते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये सारी चीज़ें। अब चलो आगे बढ़ते हैं, 1 मिनट। हाँ ठीक है, समझ में आ गया आपको। रेशम का कीड़ा जो है उसको हम क्या करते हैं, रेशम का कीड़ा को पालते हैं, फिर उसको हम पानी में उबाल कर गर्म करके मार देते हैं, और उसके बाद हम क्या करते हैं, रेशम निकालते हैं। ठीक है, इसके बाद कपास की बारी आती है। किसकी बारी आती है, कपास। आपने कपास बहुत नाम सुना होगा। कपास की खेती के लिए उच्च तापमान मतलब अत्यधिक गर्मी होनी चाहिए। कृषि के लिए हल्की वर्षा की आवश्यकता है, यानी कि जो वर्षा कैसी होनी चाहिए, धीमी वर्षा होनी चाहिए। काली मिट्टी होनी चाहिए। दोमट मिट्टी कपास की खेती के लिए आवश्यक है। इसके बाद कपास की फसल को पककर तैयार होने में 6 से 7 महीने लग जाते हैं। कितने लग जाते हैं बच्चे, 6 से 7 महीने लग जाते हैं। यानी कि आप कोई एक अन्य फसल उगाओगे तो उसकी तुलना में इससे थोड़ा अधिक समय लगता है। इसके बाद महाराष्ट्र हो गया, गुजरात हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, कर्नाटक, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश जैसे क्षेत्रों में इसको उगाया जाता है। सबसे ज़्यादा कहाँ उगाया जाता है, महाराष्ट्र में उगाया जाता है। कहाँ उगाया जाता है, सबसे ज़्यादा उगाया जाता है महाराष्ट्र में। इसके बाद काली मिट्टी में उगाए जाने वाली
जो रेशेदार फसल कपास है, क्या है, कपास है। सबसे ज़्यादा काली मिट्टी में क्या उगाया जाता है, कपास उगाया जाता है। ये भी 1 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। ठीक है, ये आप अब जो है इसको मार्क कर लेना। चलो आगे बढ़ते हैं। आज जूट, जूट को सुनहरा रेशा कहते हैं। यहीं से 1 नंबर का क्वेश्चन निकलता है, वो आप मार्क कर लो। जूट को हम क्या कहते हैं, जूट को हम कहते हैं सुनहरा रेशा। क्या कहते हैं, सुनहरा रेशा कहते हैं। जूट को हम क्या कहते हैं, एक सुनहरा रेशा कहते हैं, ठीक है। जूट की खेती के लिए, जूट की खेती के काल के दौरान उच्च तापमान, तापमान कैसा होना चाहिए, तापमान उच्च तापमान होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, उच्च तापमान होना चाहिए। जूट की खेती के लिए बाढ़ के मैदान की जल निकास वाली उपजाऊ मिट्टी आवश्यक होती है। यानी कि जूट की खेती कहाँ होती है, सब जूट, अगर मान ले जूट की जो खेती है ना बाबू, वो उस एरिया में ज़्यादा होती है जहाँ पर बाढ़ आता है। जैसे कि पश्चिम बंगाल, कहाँ बाबू, पश्चिम बंगाल में बाढ़ आता है तो वहाँ पर जूट की खेती अत्यधिक होती है। कहाँ होती है, पश्चिम बंगाल में जूट की खेती अत्यधिक होती है, ठीक है। अब ये आता है जूट का उपयोग, क्या है, जूट का उपयोग। जूट का उपयोग बोरी हो गई, चटाई हो गई, रस्सी हो गई, इसके बाद धागे हो गए, इसके बाद गलीचे आदि के निर्माण में इसका इस्तेमाल किया जाता है। दस्तकारी की वस्तुओं के निर्माण में भी जूट का इस्तेमाल किया जाता है। दस्तकारी मतलब हाथों से बनाई जाने वाली वस्तुओं के निर्माण में भी किसका इस्तेमाल किया जाता है, जूट का इस्तेमाल किया जाता है। किसका, जूट का इस्तेमाल किया जाता है। अब इसके बाद आता है प्रौद्योगिक और संस्थागत सुधार। ये क्या है, प्रौद्योगिक है, ठीक है। ये क्या है, प्रौद्योगिकी है, प्रौद्योगिक एवं संस्थागत सुधार। स्वतंत्रता के पश्चात किसानों के हित के लिए कई संस्थागत सुधार किए गए और कार्यक्रम चलाए गए। जैसे कि चकबंदी, क्या है, चकबंदी। आप एक एक वर्ड से याद रखो तब आपको अच्छे से याद आएगा। चकबंदी, चकबंदी क्या आपके बारे में बताऊं। चकबंदी क्या होता है कि अगर मान लो एक किसान की ज़मीन यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, ठीक है। अब इसके पास 3 ज़मीनें हो गई। अब सरकार क्या करती है, सरकार है ना इस किसान से तीनों ज़मीन ले लेगी और उसको एक एरिया में है ना उसको इतना बड़ा ज़मीन दे देगी, ठीक है, इतना बड़ा, ठीक। इसे ही क्या कहते हैं बाबू, इसे ही कहते हैं चकबंदी। क्या कहते हैं, चकबंदी कहते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा चकबंदी किसे कहते हैं। इसके बाद जमींदारी प्रथा को उन्मूलन। जमींदार प्रथा के बारे में आपको मैं समझाता हूँ। पहले आप ये समझो जमींदार प्रथा होता क्या है। देखो पहले है ना, पहले जो अंग्रेज हुआ करते थे ना, वो है ना बहुत बड़े ज़मीन का है ना एक व्यक्ति को मालिक बना देते थे। क्या बना देते थे, मालिक। और उससे कहते थे कि यहाँ पर टैक्स वसूलो, टैक्स वसूलो, टैक्स वसूलो। और वो टैक्स वसूल कर किसको दे देते थे, ये सारा टैक्स किसको दे देते थे, ये दे देते थे अंग्रेजों को, ठीक है। इसे हम कहते हैं जमींदारी प्रथा। यानी कि एक बहुत बड़ा एरिया का मालिक कौन होगा, एक ही व्यक्ति होगा। सरकार ने कहा कि ऐसा अच्छी बात नहीं है। अब क्या, अब जो है मालिक क्या होगा, आम लोग होंगे, ठीक है। फसल बीमा योजना, फसल बीमा का मतलब ये होता है कि फसल का क्या कर दो, फसल का बीमा कर दो। अगर मान लो कि फसल किसी कारणवश खराब हो जाती है तो सरकार क्या कर देगी, सरकार फसल खराब होने का आपको मुआवजा देगी। क्या देगी, मुआवजा देगी। यानी कि किसानों को भविष्य में कोई प्रकार की जो समस्या है उससे नहीं आएगी। इसके बाद ग्रामीण बैंक, ग्रामीण बैंक मतलब क्षेत्रीय लेवल पर बैंकों को खोला गया। इसके बाद सहकारी समिति, सहकारी समिति क्या होता है बच्चों, सहकारी समिति मान लो कि ये जो है एक गांव है, ठीक है। इस गांव में है ना, इस गांव में जितने ये लोग हैं ना, ये आपस में मिलकर क्या, ये आपस में मिल जाएंगे और आपस में है ना एक सहकारी समिति खोल लेंगे और कहेंगे कि देखो भाई, हम क्या करते हैं आपस में है ना पैसा जमा करते हैं। जिसकी भाई अगर फसल ख़राब हो गई तो हम उसको पैसा दे देंगे, जिसको फसल उगाना है हम उसको पैसा दे देंगे, ठीक है। और फिर धीरे धीरे करके क्या होता है, इन सब का विकास होने लग जाता है, ठीक है। तो सहकारी समिति खोलेंगे। किसान क्रेडिट कार्ड, कृषि कार्यक्रम का प्रसारण। कृषि प्रसारण का मतलब मैं आपको समझाता हूँ। देखो कृषि का जो काम था ना, कृषि का जो काम था, ठीक है, उसको जो है उसको सरकार ने क्या किया, उसको सरकार ने ना जो टेलीविज़न पर प्रकाशन किया। जिससे क्या हुआ, जिससे है ना लोगों को कि भाई फसल का कैसे उगानी है, फसल कहाँ बेचनी है, कि सरकार कितने कीमत पे कोई फसल लेती है, कितने कीमत पे वो फसल नहीं बेचा जाता, ताकि वो शोषण से बच सके, ठीक है। न्यूनतम सहायक मूल्य, न्यूनतम सहायक मूल्य आपने सुना होगा। न्यूनतम सहायक मूल्य इंग्लिश में आपको बताता हूँ, आपने सुना होगा एमआरपी। क्या सुना होगा, एमआरपी। क्या सुना होगा, एमआरपी, मिनिमम रेटिंग प्राइस। क्या होता है, मिनिमम रेटिंग प्राइस, ठीक है। इसे हम एमआरपी कहते हैं, ठीक है। एमआरपी क्या है, एमआरपी जो है आप कभी आप देखोगे किसी बोतल के पीछे एमआरपी लिखा हुआ, ठीक है। तो एमआरपी जो है सरकार ने दिया, क्या दिया, एमआरपी दिया, मिनिमम सॉरी ये है मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस, ये है एमएसपी है बाबू, सॉरी ये एमएसपी है, एमआरपी नहीं है, एमएसपी है। मैंने ध्यान से नहीं पढ़ा, ठीक है। देख बाबू इसको मैं आपको समझाता हूँ। मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस क्या होता है, मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस का मतलब ये होता है कि सरकार क्या करेगी, अगर मान ले कि सरकार, अगर ये जो किसान का इतना बड़ा ज़मीन है, इसने फसल उगाया, अगर भारत में कहीं इसका इतना फसल नहीं बिक रहा है तो सरकार है ना इससे एक कीमत पर ये फसल पूरा ले लेगी। इससे कोई भी इससे कम में ये कहीं नहीं बेचेगा। अगर बेचेगा तो इसका घाटा होगा, इसलिए सरकार क्या है, इनको एमएसपी दे देती है। क्या देती है बाबू, एमएसपी, ठीक है। मैंने एमआरपी बोल दिया, वो थोड़ा मिस्टेक हो गया मेरे से। वो क्या है, एमएसपी है। क्या है, एमएसपी, क्या है, एमएसपी, मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस, ठीक है।
एवं खरीद मूल्य की घोषणा आदि मुख्य है। खरीद मूल्य की घोषणा आदि मुख्य है। इसके बाद भूदान एवं ग्रामदान, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है बच्चों भूदान एवं ग्रामदान से, ठीक है। इसके बाद देखो क्या है, क्या इसके अंदर भूदान और ग्रामदान में 1991 में एक गांधीवादी नेता था जिसका नाम था विनोबा भावे। क्या नाम था? विनोबा भावे नाम था, ठीक है। इसने इसकी शुरुआत की। इस आंदोलन का विस्तार ये है कि भूदान का मतलब बड़े भूस्वामियों से भूमिहीन के लिए भूमि का दान लेकर ग्रामीण जो लोग हैं उसमें क्या कर देना, उसको बांट देना, उसको क्या कर देना, उसमें बांट देना। भूदान का मतलब समझ आ गया? भूदान का मतलब क्या है? भूदान का मतलब कि अगर जो बड़े किसान हैं उनसे ज़मीन लेकर, जमींदार जो किसान है उससे ज़मीन लेकर गरीब किसानों में बांट देना, ठीक है। और जो ग्रामदान है, क्या ग्रामदान, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है कि पूरे गांव का क्या, पूरे गांव की ज़मीन जो है वो क्या है, वो जो ज़मींदार होगा वो क्या दे देगा, दान में दे देगा, और उसका क्या एक ट्रस्ट बन जाएगा, ठीक है, जिसको ग्राम समिति हैंडल करेगी, जिसको ग्राम समिति हैंडल करेगी। इसके बाद हमारा आता है राष्ट्रीय खाद्यान्न सुरक्षा प्रणाली के घटक। राष्ट्रीय खाद्यान्न सुरक्षा प्रणाली के घटक एक होता है बफर स्टॉक। बफर स्टॉक मतलब होता है सरकार क्या करती है बाबू, एक बहुत बड़े एरिया में खाद्यान्न जो होता है, यानी कि जो गेहूँ हो गया, गेहूँ हो गया, चावल हो गया, इसको एक बहुत बड़े एरिया में क्या कर लेती है, स्टोर कर लेती है, जिसे हम कहते हैं बफर स्टॉक। क्या कहते हैं बाबू? बफर स्टॉक कहते हैं। इसके बाद सार्वजनिक वितरण प्रणाली, और क्या करती है सरकार इस बफर स्टॉक में से, है ना, सरकार इस बफर स्टॉक में से जो छोटे छोटे जो गरीब किस्म के लोग होते हैं, क्या बाबू, गरीब किस्म के लोग होते हैं, उनको जो है इसमें से क्या करती है, इसमें से है जो उनको फसल जो देती है, ताकि ये क्या कर सके, ये अपना पेट भर सके, ये कर सकती है अपना पेट भर सके, ठीक है। इसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं, सार्वजनिक वितरण प्रणाली कहते हैं। आपने देखा होगा कि सरकार एक महीने में 5 किलो राशन हो गया, और इसके बाद 5 किलो दाल हो गया, दाल नहीं सॉरी तेल हो गया है, और नमक हो गया शायद, ये सारी चीज़ें जो है ना राशन दफ्तर पर मिलती है। यही क्या है बाबू, आपकी सार्वजनिक वितरण प्रणाली है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली है। इसके बाद आगे देखो, आगे है वैश्वीकरण का कृषि पर प्रभाव। तो पहले देखो वैश्वीकरण का मतलब समझो। वैश्वीकरण का मतलब होता है पूरे विश्व को, क्या, पूरे विश्व का एक साथ आ जाना वैश्वीकरण होता है, ताकि आप किसी भी प्रकार का सामान एक जगह से दूसरी जगह आसानी से पहुंचा सको। भारत एक कृषि प्रधान देश है। इसकी अर्थव्यवस्था का आधार कृषि है। देश की एक विश्व की अर्थव्यवस्था को जोड़ने की दिशा में किया गया प्रयास वैश्वीकरण कहलाता है। यानी कि देश के सरकार को क्या, अपने देश के लोगों की, अपने देश के द्वारा उगाए गए वस्तुओं को दूसरे देशों में बेचना, दूसरे देशों से व्यापार करना, अपनी अर्थव्यवस्था को दूसरे देशों के साथ जोड़ देना, ये क्या कहलाती है बाबू, ये आपकी वैश्वीकरण कहलाती है। क्या कहलाती है? वैश्वीकरण कहलाती है। भारत में वैश्वीकरण कोई नवीन प्रक्रिया मतलब ये नवीन घटना नहीं है। कहने का मतलब ये अभी नया नहीं है, ये पहले ही अंग्रेज़ों के समय से ये पहले से होता आ रहा है। ये उपनिवेश काल में भी मौजूद था। भारत चावल, कपास, चाय, कॉफ़ी, रबड़, जूट, मसाले का मुख्य उत्पादक देश होने के बावजूद विकसित देशों से प्रतिस्पर्धा में पिछड़ रहा है। कहने का मतलब समझो, पहले से तो हम ये करते ही थे। इसके बाद देखो आज हम पूरे विश्व में डोमिनेट करते हैं, किसमें बाबू, फसल उगाने में। बट हमारी वो भी हम ये डोमिनेट हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हमारे पास इतना बड़ा भूभाग है, मगर यूरोप के पास बस इतना ही छोटा सा भाग है। वो भी क्या है, वो भी हमसे ज़्यादा फसल उगा लेते हैं, क्योंकि वो क्या है, वो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, मशीनरीज़ का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इसीलिए हमें क्या, इनसे टक्कर मिल रही है, और हमारे जो सामान है वो बाज़ार में बहुत महंगे होते हैं, जिसकी वजह से उनको ख़रीदा नहीं जा पाता है, ठीक है। तो आपको ये वीडियो जो है लगभग ये चैप्टर ख़त्म हो गया, ये चैप्टर ख़त्म हो गया, और आप ये देख रहे हो, आप जो है हमारे चैनल जो है जिसको हम नाम है IY की ज्ञान, इसको आप सब्सक्राइब करो। क्या करो, इस चैनल को सब्सक्राइब करो, और तो और जो लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करो। आपको ये भी बताओ कि आपको अब किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, किस सब्जेक्ट पे वीडियो चाहिए, ताकि मैं आपको वीडियो बनाकर दे सकूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।